Hello everyone, this is Stuti Srivastava. I am a Master's in Pharmacology and presently I am working as an Assistant Professor in Axis Institute of Pharmacy. So today जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन विच अकर्स इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने से भी पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आवर नर्वस सिस्टम। तो अब ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है नर्व्स का और कुछ स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें हम यूजुअली न्यूरॉन्स कहते हैं, जो आपस में कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहते हैं। वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं और इस पूरे नेटवर्क की वजह से हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसी मेंटेन्ड रहती है। इस वायरिंग की वजह से होता क्या है, इस वायरिंग की वजह से जो भी चीज़ आप अपने माइंड में सोचते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, बहुत ईजिली आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी वजह से हम जो भी चीज़ें सोच समझ के कर पाते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, चलना हो, कुछ भी हो, all those actions are easily controlled by our central nervous system or basically I can say that it is controlled by our nervous system. अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि क्या हमारा नर्वस सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में रहता है या फिर इसका फर्दर बाइफिकेशन पॉसिबल है। सो आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, विच इज़ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, विच इज़ ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है आपका वो एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी तरीके के सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, जो भी उसके बदले में रिस्पॉन्सेज होंगे उसे इनिशिएट करेगा। इस इनिशिएशन के बाद उसके रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ होंगी, जो भी मेमोरीज़ होंगी, वो सारे इंसिडेंसेस को वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज़ और इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, जो कि उस इंसिडेंट्स या सिनेरियो से जनरेट हुए होते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंस होता है, उस इंसिडेंस के बदले में हम जो भी रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन को फर्दर समझना, उसे स्टोर करके एक मेमोरी बना के अपने पास रख लेना, ये सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड चीज़ होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा सिस्टम है जो कंडक्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के दो मेजर पर्पसेस होते हैं। सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी के वेरियस पार्ट से आ रही है उसे लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना। दूसरा, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उसे बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर के जाना। इसके अलावा आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस शो कर पाता है। सेकेंड जो पार्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पर मेंशन है दैट इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इसके अलावा इसका एक और बहुत ही रेलिवेंट एक्शन होता है दैट इज़ टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। अब इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है दैट इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इसका मतलब होता है कि जो भी सिग्नल्स हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस रीजन से हमारे ब्रेन तक पहुँचना चाहते हैं, उसको एक पाथवे फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन ने प्रोसेस करी, उसके बदले में जो भी रिस्पॉन्सेस उसे डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन के रीजन्स तक पहुंचाने हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड करने में बहुत मेजर हेल्प करती है। दूसरी चीज़ दैट इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लेते हैं तो हमारी बॉडी फटाफट उस ऑब्जेक्ट से अपने आप को रिमूव करने की कोशिश करती है। ये चीज़ कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जो हर एक्शन के बदले में हमारी बॉडी बहुत जल्दी कोई रिएक्शन देती है इमरजेंसी की स्टेट में, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स रिएक्शन। और इस तरीके की रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को करने में मेन रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम सोचने में, अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करने में समय दे सके। हम वो समय ज़ाया नहीं कर सकते। इस वजह से रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को करने में स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चीज़ आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पहला बाइफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स। दो तरीके के मेन न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर। पहला होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। अब ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है?
आपके बॉडी में आपने अक्सर सुना होगा कि सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसेशंस को लेकर के आते हैं। तो आपके ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज इन टुवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लेकर के आते हैं। दूसरे आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। आपकी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी जो होगी उसको हम मोटर न्यूरॉन्स से कंप्राइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन प्रिटेंड करेगा वो लेकर के आपके मसल्स या ग्लैंड्स तक जाएंगे। तभी कोई भी हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, कम सिक्रीट होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंडेंट होती हैं। अब ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं फर्दर बाइफर्केट होते हैं दो पार्ट्स में, या ये दो तरीके का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है जो हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। सेकेंड आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अब वो क्या करता होगा, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपके सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी में हर तरीके की एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। सो इसी वजह से बॉडी में जो ये हार्मोन्स का जनरेशन होगा, हार्ट बीट होगी, ब्रीदिंग रेट होगा या आपका ब्लड प्रेशर है, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हें कौन कंट्रोल कर सकता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इस तरीके के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को देने में ये हमारी मदद करता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें पहली होती है आपकी एक सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन को कहा जाता है अ डिवीजन ऑफ फाइट और फ्लाइट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है आपके डिवीजन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब होता है, तो अक्सर हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ इमरजेंसी की कंडीशंस आ जाती हैं, जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी स्टेट जनरेट हो चुकी है कि हमें इमरजेंसी में कोई काम जल्दी करना है, जल्दी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ कराने हैं, जल्दी से कोई बहुत सारी एक्टिविटी करानी है, हार्ट बीट बढ़ानी है या कम करनी है। तो उस तरीके की जब कोई इमरजेंसी स्टेट होती है तब आपका सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है। इसका जस्ट ऑपोजिट, जब आपकी बॉडी एकदम रेस्ट की कंडीशन में होती है, कोई इमरजेंसी स्टेट नहीं है, दैट वे वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की सप्लाई रहती है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल, पेरिफेरल। सेंट्रल में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपस में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। So moving towards the next slide, नेक्स्ट चीज़ है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड विच वी आर वेल अवेयर ऑफ। द सेकेंड इज दैट इट इज़ ऑफन referred to as central because it combines information from the entire body and coordinates the activity across the whole organism. सो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, तो जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से लेकर के आएंगी वो एक जगह कलेक्टिवली इकट्ठा होगी, वहीं से फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रल है। वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक चीज़ हार्ट होती है वहाँ का, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हम कहेंगे कि वो सेंट्रल या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे ही आपकी पूरे नर्वस सिस्टम में पूरी बॉडी से जो भी रैंडम इन्फॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसके बदले में रिस्पॉन्सेस देना, ये सारा काम आपके CNS का होता है। दैट इज़ वाई इसको CNS का नाम दिया गया है। अब CNS में जैसे कि दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आवर ब्रेन। ब्रेन आपकी बॉडी का कह सकते हैं हम ऐसा कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑर्गन है, बिकॉज आपका ब्रेन वो सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल है जो बॉडी और बॉडी के सारे कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने का काम करता है। अब ये आपके फिज़िकल मोशन से लेकर के किस हार्मोन का सिक्रीशन होगा, कौन सी मेमोरीज़ आप अपने पास रख सकते हो, किस तरीके के इमोशंस और सेंसेशंस आप लोगों को ध्यान रहेंगे, कितनों को आप भूल जाएंगे, ये सारा कोऑर्डिनेशन करने का काम आपके ब्रेन का होता है। अब ब्रेन जो होता है वो इन सारे फंक्शंस को तो कैरी आउट करता ही है,
पर इसके अलावा भी कई सारे इसके डेडिकेटेड रोल्स होते हैं। हमारी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, कॉग्निशन, ये सारी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हम ये अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ना सिर्फ हमारा मूवमेंट बल्कि हमारा जो भी परसेप्शन है लाइफ का, वो भी पूरी तरीके से हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहेगा। However, many higher functions such as reasoning, problem solving, creativity involve different areas of the brain working together in the networks. तो अब आपको ये भी पता है from the previous slide कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट का कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है और बाकी पूरे पार्ट का कोई दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। आपके पूरे ब्रेन में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन्ड है। सो हम ऑल टुगेदर कह सकते हैं कि हमारी ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन जितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड 1000 बिलियन ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिल करके हमारे ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या हैं और ये ग्लायल सेल्स क्या है, व्हेन वी विल मूव फर्दर हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो अगेन आपके सीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दैट रन्स ऑलमोस्ट द फुल लेंथ ऑफ द बैक। तो हमारी जो बैक बोन है, वर्टेब्रल कॉलम जिसे कहा जाता है, उस कॉलम के थ्रू एक नर्व फ्लो करती है या एक कॉर्ड फ्लो करती है जिसे कहा जाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये भी हमारी बॉडी के कई ढेर सारे टास्क को करने में मदद करती है। हमारी जो ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम का जो रीजन है, मतलब ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है, उस हिस्से से ले करके स्पाइनल कॉर्ड जब नीचे तक आ रही होती है, सो वहाँ पर अराउंड 31 स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो उस कॉर्ड में एंटर करती हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने वाली टोटल 31 जितनी हो सकती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स का पेयर। उसके बाद अलोंग इट्स लेंथ इट कनेक्ट्स विद द नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रन फ्रॉम द स्किन, मसल्स एंड जॉइंट्स। तो हमारे बॉडी के जैसे कि आपको अलग अलग रीजन्स दिखाई दे रहे होंगे, स्किन, मसल, जॉइंट, इन सभी में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सप्लाई रहती है। ये पीएनएस की सप्लाई किसकी वजह से रह पाती है, तो आपका ये पूरा जो नर्व्स यहाँ पर हमने देखी या स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा, तो स्पाइनल कॉर्ड ये करने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट, जितनी भी मोटर कमांड हमारी ब्रेन से आई, मोटर कमांड यानी कि ब्रेन ने जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के द्वारा आई थी उसको प्रोसेस करा, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी थी उसको भेजा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से कहाँ जाती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो फर्दर आगे बढ़ेगी डिफरेंट लोकेशंस पे, चाहे उसको मसल्स पे जाना हो, ग्लैंड्स पे जाना हो, जिधर भी जाना हो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। दूसरा, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस थी, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस एज वी हैव डिस्कस कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचानी थी, तो वो सारे सेंसरी टिश्यूज़ इन्फॉर्मेशन लेकर के खुद तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन को पैक करके आपके ब्रेन तक भेजने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में भी मदद करने वाला कौन सा पोर्शन होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। फिर इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट कंटेन्स सर्किट्स विच कंट्रोल सर्टेन रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस, जैसे कि कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकती हैं हमारे आर्म्स की, जैसे कि जब हम किसी फ्लेम को टच करते हैं, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको भी करने में हमारी स्पाइनल कॉर्ड मदद करती है। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो मेजर पोर्शंस हैं और इन दोनों के क्या इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रल ग्लायल सेल्स। ये सेंट्रल ग्लायल सेल्स क्या है, तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो वी स्टडीड दैट आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 1000 बिलियन जितने ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स यानी सपोर्टिव सेल्स जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लायल सेल्स होते क्या हैं, करते क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो इनको हम कॉमनली न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल्स, इनको यूजुअली सपोर्टिव सेल माना जाता है हमारे न्यूरॉन्स के लिए। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन्ड रहे, कभी भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको एफर्टलेसली करने में ये सारे सेल्स मदद करते हैं।
अब ऑल टुगेदर आपके ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं CNS में कुछ अलग होते हैं, PNS में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ क्योंकि हम CNS की बात कर रहे हैं, सो विल ओनली फोकस अबाउट दिस ऑन दी CNS रिलेटेड ग्लायल सेल्स। तो CNS रिलेटेड ग्लायल सेल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं नंबर में काफ़ी ढेर सारे होते हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। इनके ऊपर वैरायटी ऑफ टास्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूजुअली ये स्टार शेप्ड होते हैं और ये एक्सॉन को गाइड करने का, सिनेप्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर अगर आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा कि आपकी जो ब्रेन होती है बहुत ही डेलिकेट होने की वजह से उसे बहुत क्लोज तरीके से रखा जाता है। अब वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें बहुत से ऐसे कंटेंट होंगे जो कि ब्रेन तक पहुँचना चाह रहे होंगे। अगर उस कंटेंट को ब्रेन में पहुंचने से रोकना है तो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये BBB क्या करता है? हर रैंडम चीज़ को ब्लड से हो करके ब्रेन में पास होने नहीं देता, ना ही तो ब्रेन के कंटेंट को ब्लड में जाने देता है। ये एक तरीके की वॉल या बैरियर बना करके रखता है ताकि ब्रेन इंटैक्ट रहे और ब्लड से कोई भी रैंडम चीज़ उसके अंदर एंटर ना करे अनटिल एंड अनलेस उसकी रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना, न्यूरॉन्स के आसपास की ब्लड सप्लाई को ठीक से मेंटेन करना, ये डिफरेंट पर्पसेस होते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट के। सेकंड होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग माइलिन शीट। अगर आपने माइलिन शीट के बारे में सुना हो तो आपने ये सुना होगा कि हमारे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, कई ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती। माइलिन शीट बेसिकली क्या करती है? किसी भी एक्शन को या इम्पल्स को पास होने में बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। तो एक तरीके से वो सिग्नल ट्रांसडक्शन को मदद करती है फास्ट करने में। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो होते हैं काफ़ी क्विकली, इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड एफर्टलेसली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बचे हुए CNS के ग्लायल सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सो देयर आर एपेंडेमल सेल्स। एपेंडेमल सेल्स जो होते हैं दे ऑल्सो लाइन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन्स वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या है? तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और यहीं पे वो CSF को प्रोड्यूस करते हैं, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका नाम अगर आपने सुना होगा। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑल ओवर द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्लो करता है। एक फ्लूइड है जो कि मेंटेन करता है उसके फंक्शंस को और उसके अंदर के कंटेंट्स को। तो वो CSF बनाने, प्रोड्यूस करने में, मदद करने में एपेंडेमल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट होते हैं आपके माइक्रोग्लायल सेल्स। ये बहुत ही स्पेशलाइज सेल पॉपुलेशन है जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं। असल में मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? तो वो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट अगर आ गया है या फिर अगर कोई डैमेज न्यूरॉन है तो उसको इंगल्फ करके, उसको किल करके अल्टीमेटली रिमूवल में मदद करते हैं। तो ये आपके वेरियस सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एज अ ग्लायल सेल इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनको हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। सो दीज आर दी माइक्रोग्लायल सेल्स, एपेंडेमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड दी एस्ट्रोसाइट्स, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अब ये न्यूरॉन क्या होता है। पूरा नर्वस सिस्टम आपका इसी पे बेस्ड है कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट कही जा सकती है आपके पूरे नर्वस सिस्टम की। ये सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर receiving the sensory input and from the external world and for sending the motor commands to our muscles and for transforming and relaying the electrical signals at every step in between। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जिनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला, सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी इनपुट से रिसीव करना। दूसरा, एक्सटर्नल वर्ल्ड से ये जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है उसके बदले में कोई भी मोटर इन्फॉर्मेशन या मोटर कमांड को वापस से सेंड करना।
थर्ड है, ये जो भी इंफॉर्मेशन थी या जो भी सिग्नल रिसीव हुआ इसको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करना और रिले करना, मतलब सिर्फ एक न्यूरॉन एक इंफॉर्मेशन रिसीव करके लेके चला जाए और सारा एक्शन हो जाए बॉडी में, ये पॉसिबल नहीं है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। तो रिलेइंग का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से होता हुआ अगले पे जाएगा, वो अगले पे जाएगा, और इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। और इसी साइकिल की वजह से बहुत अच्छे से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है। अब इसके बाद हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो रीजन होता है ये होती है आपकी सेल बॉडी। तो न्यूरॉन की सेल बॉडी के बाद जो यहाँ पर आपको लाइंस जैसा कुछ नज़र आता है, ये क्या होते हैं, दीज आर दी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इसके पहले जो भी न्यूरॉन्स थे वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है वो लेकर के आते हैं, अपने सेल के एंड तक लेकर के जाते हैं, यहाँ से नए किसी सेल को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो डेंड्राइट का ये इंपॉर्टेंट काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये लाइन आपको नज़र आती है ये है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है, जो भी मैसेजेस डेंड्राइट लेकर के आए थे उन्हें आगे फर्दर टर्मिनल्स तक लेकर के जाएंगे। तो ओवर द बॉडी इसको इन्फॉर्मेशन लेकर के जाने का काम दिया जाता है। एक्सॉन जो होता है उसी के थ्रू आपका एक्शन पोटेंशियल फ्लो रहता है। एक्शन पोटेंशियल मेंटेन होने का मतलब जो प्रॉपर डीपोलराइजेशन है न्यूरॉन का वो हो सकेगा, इन्फॉर्मेशन आगे ट्रैवल हो सकेगी, उसके लिए एक्सॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने ऊपर या इससे पहले जो माइलिन शीट की बात की थी, तो ये होती है आपकी माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो होती है दैट इज़ नोन टू कवर दी एक्सॉन, और ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन पे माइलिन शीट होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट तरीके से ट्रैवल कर सकती है। तो ये स्पीड करता है न्यूरल इम्पल्सेस को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपके लास्ट में ये टर्मिनल बटन्स होते हैं। ये टर्मिनल बटन्स जो हैं ये ही असल में रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ पर न्यूरो ट्रांसमिशन होगा। किस तरीके से यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर एंटर करता है, कैसे बाहर जा कर के फिर फर्दर अगले डेंड्राइट या फिर अगले जो सेल था, न्यूरॉन था, उसके डेंड्राइट पे पहुँचेगा, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम न्यूरो ट्रांसमिशन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आपका जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है जिसके ओवर माइलिन शीट की कवरिंग हो सकती है, और इसी के थ्रू आपका एक्शन पोटेंशियल मेंटेन्ड रहता है या डीपोलराइजेशन होता है। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन थी फाइनली आपके टर्मिनल बटन्स तक पहुँचेगी। टर्मिनल बटन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर के आपके अगले वाले डेंड्राइट पर पहुँचेगा। तो जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो अब हम साइनैप्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। साइनैप्स इस और इस वाले न्यूरॉन के बीच की जो स्पेस है उसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो ये आपके दो डिफरेंट न्यूरोनल सेल्स थे, इनके बीच में ये जो बहुत ही छोटी सी एरिया होती है उसको हम कहते हैं द साइनैप्स। अब ये साइनैप्स क्या है इसी को हम मैग्नीफाई करके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये पहला वाला न्यूरॉन जो था इस वाले न्यूरॉन का टर्मिनल था, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग न्यूरॉन, या मोस्ट कॉमनली इसे कहा जाता है द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक होने का मतलब साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपको बीच का स्पेस दिख रहा है इसे कहा जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और इसके बाद जो न्यूरॉन होता है उसे रिसीविंग न्यूरॉन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दैट इट इज़ दी पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनैप्टिक यानी साइनैप्स के बाद वाला जो न्यूरोनल बड है या न्यूरोनल टर्मिनल है। अब इतनी चीज़ें जानने के बाद हमें ये देखना है कि ये सर्कल्स क्या होते हैं। तो ये सर्कल्स असल में पैकेट्स होते हैं जिन्हें साइनैप्टिक वेसिकल कहा जाता है। इन वेसिकल्स के अंदर ये जो येलो कलर की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इन्हें कहा जाता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो वेसिकल यहाँ पर बनी थी और यहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखे हुई थी। जब तक कि कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं हो रही थी आपका न्यूरॉन रेस्ट पे था। जैसे ही यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी सिग्नल सेल बॉडी में आएगा, एक्सॉन से होता हुआ आपके टर्मिनल्स पर पहुँचेगा। इन टर्मिनल्स के अंदर क्या एक्टिविटी शुरू होगी,
जो भी इंफॉर्मेशन आई थी उसकी वजह से आपकी ये जो साइनाप्टिक वेसिकल्स होती हैं स्टिमुलेट हो जाएंगी। स्टिमुलेशन के बाद वो इस एंड पर पहुंचेंगी और अपने अंदर के न्यूरॉन्स को रिलीज़ कर देंगी। ये न्यूरॉन जैसे ही बाहर रिलीज़ होता है साइनाप्स में आने के बाद, जो बाद वाला जो न्यूरॉन था, मतलब ये वाला जो न्यूरोनल टर्मिनल था, इसके डेंड्राइट्स पे जुड़ने की कोशिश करता है। इस जगह को हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी रिसीविंग एंड या रिसीविंग टर्मिनल, जहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर को जुड़ना था। आपका न्यूरोट्रांसमीटर आराम से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फर्दर पास ऑन हो जाएगी, मतलब इसकी सेल बॉडी पे जाएगी, इसके एक्सॉन पे जाएगी और इसके टर्मिनल्स पे जाएगी। अब इन केस यहाँ पर कोई मसल है तो इन्फॉर्मेशन मसल पे चली जाएगी, कोई न्यूरॉन है तो इन्फॉर्मेशन अगले न्यूरॉन पे चली जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आपका ट्रांसमिशन होता है। अब फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन होगा ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अकर करता है। तो अभी रफली हमने ये पढ़ा है कि जो भी इंफॉर्मेशन पहले वाले न्यूरॉन पे आती है वो अगले वाले न्यूरॉन पे जाने के लिए इसी तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स का सहारा लेती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अगले वाले न्यूरॉन पर पहुंचा देते हैं। फर्दर अब हम पढ़ेंगे ये न्यूरोट्रांसमिशन क्या है। तो सिनाप्स के स्ट्रक्चर में ये जो आपने होता हुआ देखा है इसी को हम न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। सो हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर लगभग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वो बात करते हैं थ्रू केमिकल सिग्नल्स। इन केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इसी सिग्नल ट्रांसमिशन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये न्यूरोट्रांसमिशन जो होता है वो होता है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? तो ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स जो आपने देखे थे इन्हीं को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में यहाँ मेंशन है कि ये केमिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं। सिंपली दोज आर रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, which further diffuses to the postsynaptic membrane and react and activate the receptors present, leading to the initiation of new electrical signals. इतनी सारी चीज़ों का अब मतलब क्या है? तो इतनी सारी चीज़ों का मतलब ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर आपका सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर्ड रहता है। स्टोरेज के बाद जैसे ही उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पड़ती है ये वेसिकल कॉर्नर में आ जाती है और अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कहाँ से हुआ? फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसके अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थी वहाँ से। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद इट विल गेट अटैच्ड टू द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो भी यहाँ पे रिसेप्टर्स थे वहाँ वो अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद अब वो अपने हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन लेकर के गया था वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करेगा। सो अब जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, CNS पढ़ लिया है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो अब अल्टीमेटली वी कैन वाइंड अप बाय स्टडीइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरोट्रांसमिशन। तो पूरा जो प्रोसेस है न्यूरोट्रांसमिशन का उसके अंदर 7 मेजर स्टेप्स होते हैं। अब आप अक्सर बुक्स में देख सकेंगे कि कभी वहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे होंगे, कभी 4 स्टेप्स लिखे होंगे, तो स्टेप्स का नंबर चेंज होता रहेगा, दैट डजंट मैटर। जो बात है बेसिक वो ये है कि स्टेप्स यही होते हैं। अब इन स्टेप्स को आप आपस में कंबाइन कर सकते हो, कुछ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो, बट ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हेन द एक्शन पोटेंशियल एंटर्स द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, द टर्मिनल बिकम्स डीपोलराइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपके ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर आई, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रैवल करेगी और यहाँ पर अकर करेगा अ स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही ये डीपोलराइजेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ एन ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से क्या होता है? जो भी बाहर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट थे अब दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, और न्यूरोनल मेम्ब्रेन से होते हुए वो अब न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाएंगे।
सो एंट्री ऑफ कैल्शियम चैनल जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होती हैं वो आपकी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे आकर के फ्यूज़ हो जाती हैं। अब ये फ्यूजिंग क्या होती है, तो यहाँ पर आपने इसको देखा था कि यहाँ पर कैल्शियम आयंस की वजह से ये आपकी जो वेसिकल थी वो आगे बढ़ेगी और आकर के इस वाले जगह पर फ्यूज़ हो जाएगी। तो ये फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका ये फ्यूजन हुआ उसकी वजह से क्या होगा, तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो आपके सिनाप्स में रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर साइनाप्स में रिलीज़ होगा, फर्दर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं। तो ये प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स वही एंड्स या टर्मिनल्स हैं जहाँ मेजरली आपके न्यूरोट्रांसमीटर को जुड़ना था। तो ये टर्मिनल या ये रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो या तो वहाँ पर जुड़ करके वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाकी सारे आयन चैनल्स की ओपनिंग भी कॉज कर सकते हैं। इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है, ईदर दे कैन बी एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और एन इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ऑन द न्यूरॉन। यानी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका नेचर कभी एक्साइटेटरी हो सकता है, कभी इनहिबिटरी हो सकता है। सो एज द नेम सजेस्ट, या तो ये एक्साइटेशन कॉज कर सकते हैं अगले वाले न्यूरॉन की, या फिर उसकी एक्साइटेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप क्या था वो ईपीएसपी या आईपीएसपी फॉर्म करेगा बाय ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द आयन चैनल्स। फिर इसके बाद क्या होता है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिसेप्टर पे बाइंड हुआ जिसकी वजह से आईपीएसपी या ईपीएसपी की स्टेट आई थी, वो फर्दर क्या करेगा, थ्रू द न्यूरॉन टू द एक्सन हिलॉक वेयर द समेशन कुड अकर टू पास द थ्रेशोल्ड। सो फाइनली क्या होता है, ये आगे की तरफ मूव करेगा। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर अब बचा था, तो यहाँ तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेटली जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर था वो पहले न्यूरॉन से आकर के दूसरे न्यूरॉन के एंड तक पहुँचेगा। फिर फाइनली जो न्यूरोट्रांसमीटर सिनाप्स में अभी भी बाकी रह गया, बिकॉज जितना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है ज़रूरी नहीं है उतने ही रिसेप्टर्स हों। तो अगर रिसेप्टर्स का नंबर कम है, न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दी साइनाप्स। उनके साथ क्या होता है, इधर उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है ड्यू टू सर्टेन एंजाइम्स, या फिर हो सकता है किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से उनको वापस अपने टर्मिनल में ले आया जाए। सो सपोज़ अगर ये हमारा न्यूरॉन है, ये वेसिकल थी, यहाँ से कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और इस वाले एंड पे रिसेप्टर्स थे। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे जुड़ गए उनके साथ तो आगे जो भी एक्शंस होने हैं वो कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बचेंगे ईदर दे कैन बी रीअपटेकन ड्यू टू द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर और दे विल गेट मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू सर्टेन एंजाइम्स। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनली जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है दैट कैन एक्टिवेट द प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द ट्रांसमीटर रिलीज। मतलब कि आपके प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे कभी कभी कुछ ऑटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं इनके अमाउंट को। तो जब उन्हें दिखेगा कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट बढ़ता ही चला जा रहा है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटो रिसेप्टर उसे डायरेक्टली कट ऑफ कर सकता है। सो इस तरीके से ये पूरा न्यूरोट्रांसमिशन यहाँ एक्सप्लेन्ड है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर्ड रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, तो आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम ओपनिंग की वजह से जब कैल्शियम आयन अंदर आता है तो आपका ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है फाइनली टर्मिनल पे आ जाती है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है इनटू दी सिनेप्स। रिलीज़ होकर के वो रिसेप्टर पे अटैच होगा। रिसेप्टर पे अटैच होकर उसे आगे जो काम करना है वो फर्दर परफॉर्म कर सकता है। जो एक्स्ट्रा बच गया उसका या तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा या तो किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से वो वापस भेज दिया जाएगा या ऑटो रिसेप्टर की वजह से उसके सिंथेसिस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। सो ये पूरा जो ऊपर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जहाँ इतनी चीज़ें होती हैं दैट इज़ योर एक्सोनल टर्मिनल। किसका एक्सोनल टर्मिनल? आपके प्री साइनेप्टिक टाइप के न्यूरॉन का। फिर बाद में जो आपको ये एंड नज़र आ रहा है डेंड्राइट का पोर्शन, ये है आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का टर्मिनल। फाइनली जो बीच में आपको ये स्पेस नज़र आती है जहाँ पर ईदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे जुड़ रहा है,
ईदर मेटाबोलाइज हो रहा है या फिर वापस से रीअपटेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होती है। So this was a short introduction of the process of neurotransmission throughout the central nervous system. Thank you.